हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि यार स्टॉक मार्केट में बेसिकली होता क्या है कि वहां पर कंपनीज आती हैं, अपने आप को लिस्ट करवाती हैं और फिर उन कंपनीज में आम जनता या फिर आपके और मेरे जैसे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो यार उस हिसाब से तो हमको स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि कंपनी मार्केट कहना चाहिए या फिर आम जनता मार्केट कहना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग इसे स्टॉक मार्केट क्यों कहते हैं? अब इसके पीछे का जो रीजन है, जो इसका आंसर है, वो हमें मिलेगा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कि यार जो स्टॉक मार्केट है उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ था। अब कहा तो ये जाता है कि भाई जो स्टॉक मार्केट है उसका ओरिजिन हुआ था 16वीं सेंचुरी में, क्योंकि 16वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ था नेदरलैंड में। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे तो ऑन अ बिग पिक्चर आपको मालूम चलेगा कि यार जो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है वो 16 से नहीं, वो तो 13 सेंचुरी से ही चालू हो गई थी। अब ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं? तो 13 सेंचुरी में बेसिकली होता क्या था, 13 सेंचुरी में वेनिस में एक डेट ट्रेड नाम की चीज हुआ करती थी। अभी डेट ट्रेडिंग क्या है उसे हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो तो यहाँ पर जो टिल्लू नाम का फाइनेंसर है, ये इस बिल्लू नाम के व्यापारी को 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए का डेट देता है और एक कंडीशन साइन करवाता है कि भाई 6 महीने बाद तू मेरे को 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए वापस करेगा, यानी कि 50,000 रुपए इंटरेस्ट मैं तेरे से ऊपर उसके वसूल करूंगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर ही जो टिल्लू नाम का फाइनेंसर है वो सोचता है कि यार मेरे को तो अपने पैसों की रिक्वायरमेंट है, मेरे को तो अभी का अभी पैसे चाहिए। और उस टाइम तो भाई ये यूपीआई बैंक ट्रांसफर तो होता नहीं था, तो भाई अपने पैसे रिकवर कैसे करवाए? तो ऐसी सिचुएशन में ये सोचता है कि भाई हम तो 13 सेंचुरी में रह रहे हैं और हमारे यहाँ तो डेट को ट्रेड कर दिया करते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही करता है, ये अपने इस डेट को जो इसने बिल्लू नाम के व्यापारी को दिया हुआ था, वो अपने इस डेट को किसी दूसरे, जैसे कि इस केस में जो नीलू नाम का फाइनेंसर है, वो अपने इस डेट को इस नीलू नाम के फाइनेंसर को 1,20,000 रुपए में ट्रेड कर देता है, यानी कि अपने डेट को बेच देता है। और यहाँ पर सिर्फ 3 महीने के अंदर ही जो टिल्लू नाम का फाइनेंसर है, ये बड़ी चालाकी से 1,20,000 रुपए अपने सिक्योर करके बैठ जाता है। और अगले 3 महीनों बाद जब ये बिल्लू नाम का व्यापारी बिजनेस करके वापस आता है तो वो 1.5 लाख रुपए अब इस टिल्लू नाम के फाइनेंसर को नहीं बल्कि इस नीलू नाम के फाइनेंसर को पे करता है, क्योंकि उसने उसका डेट खरीद लिया होता है। और यहाँ पर इस नीलू नाम के फाइनेंसर को भी 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से 13 सेंचुरी में वेनिस में इस डेट ट्रेडिंग को किया जाता था, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है आज की स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की तरह, जिसमें हम लोग स्टॉक को खरीद सकते हैं, स्टॉक को बेच सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी स्टेक ओनरशिप को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन यार इस डेट ट्रेडिंग में उस टाइम एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि कोई भी चक्के यार किसी को भी अपना डेट ऐसे ट्रांसफर कर रहा था और कोई भी स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क वगैरह नहीं हुआ करता था। और इसीलिए कहा जाता है कि यार पुराने टाइम में जो लोगों का शोषण होता था वो भाई रच के होता था। अब इस चीज का यार कोई सॉल्यूशन भी नहीं था सिवाय टाइम के, जो ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़ा सा बेटर होने लगता है। और आ जाती है 15 सेंचुरी और 15 सेंचुरी में ही बेल्जियम में कुछ इस तरह की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, जो अपने आप में उस वक्त काफी ज्यादा खास बन चुकी थी, पॉपुलर बन चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी, ये था दुनिया का सबसे पहला कमोडिटी एक्सचेंज सेंटर, जहां पर पहले तो जो डेट ट्रेडिंग होती थी उसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स को एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ इस कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर अब कमोडिटीज को भी ट्रेड करना लोग चालू कर देते हैं। मतलब कि इस बिल्डिंग के अंदर लोग दूर दूर से अपनी कमोडिटी को लेकर आते थे और यहाँ पर आपस में लोगों के साथ ट्रेड करने की कोशिश किया करते थे। अभी कमोडिटी होता क्या है जिन्हें नहीं मालूम है, मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब कमोडिटी बेसिकली हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है अपनी सॉफ्ट कमोडिटी और दूसरी होती है अपनी हार्ड कमोडिटी। अभी हार्ड कमोडिटी होती क्या है? हार्ड कमोडिटी का आप लगा लो कि ऐसी कमोडिटी जिसे हम लोग जमीन के अंदर से माइनिंग की मदद से या फिर एक्सट्रैक्शन की मदद से बाहर निकालते हैं, यानी कि हार्ड परिश्रम और हार्ड एफर्ट करके निकाला जाता है इन चीजों को, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, या फिर जितने भी अपने ऑयल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, ये सारी हार्ड कमोडिटी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें काफी हार्ड एफर्ट की मदद से जमीन के अंदर से निकाला जाता है। अब इसके अपोजिट आती है अपनी सॉफ्ट कमोडिटी, जिसके अंदर परिश्रम थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है कंपैरेटिवली, लेकिन लगता जरूर है। और इस कमोडिटी में मेनली आती हैं अपने जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दालें हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, और ऐसी ये रॉ मीट हो गया या फिर नॉन वेज आइटम होगी जो हमारी सॉफ्ट कमोडिटी के अंदर आती है। तो कुछ इसी तरह की कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए लोग दूर दूर से बेल्जियम की इस बिल्डिंग में आते थे और यहाँ पर उस कमोडिटी को एक्सचेंज करने की कोशिश करते थे। अब पुराने टाइम में करेंसी तो हुआ नहीं करती थी, तो लोग एक बार्टर सिस्टम की मदद से जो डीलिंग की प्रोसेस होती है उसे इनिशिएट किया करते थे, यानी कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट को आपस में लोग एक्सचेंज किया करते थे। तो इसलिए इस बिल्डिंग का नाम भी कमोडिटी एक्सचेंज रखा जाता है। वैसे भाई बिल्डिंग का नाम कुछ और था, कभी कमेंट बॉक्स में मेरी ऐसी की तैसी करके रख दो। अब कहने को तो था ये एक कमोडिटी एक्सचेंज सेंटर, लेकिन कुछ लोग इसे पता नहीं क्यों पर यार स्टॉक एक्सचेंज कहकर बुलाने लगे थे, और उसके पीछे की वजह भी आप एक लॉजिक के साथ समझ सकते हो। अब आप सोचकर देखो कि यार एक दुकानदार है जो इन कमोडिटी को बेचता है। अब एग्जांपल के लिए आप लगाकर चलो कि वो सॉफ्ट कमोडिटी को बेचता है, जैसे कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी दुकान पर बेचता है। अब जब भी उस दुकानदार को अपनी इन कमोडिटी को इकट्ठे में वैल्यूएट करना हो तो यार वो ऐसे नहीं कहेगा
भाई कि हमारी दुकान में 50,000 रुपए की गेहूं बिक चुकी है, 50,000 रुपए की चावल या दाल बिक चुकी है, बल्कि वो एक वर्ड यूज करता है और वो है माल। कि भाई हमारी दुकान में 1 लाख रुपए का माल बिक चुका है और 1 लाख रुपए का माल हमारी दुकान में अभी बचा हुआ है। अब जैसे इंडिया में हम लोग माल वर्ड को यूज करते हैं और अलग अलग स्टेट में डिफरेंट वर्ड को यूज करते हैं, वैसे ही वेस्टर्न कंट्री में ज्यादातर लोग इस स्टॉक वर्ड को ज्यादा यूज करते थे। और इसलिए इंडिया में भी आप देखोगे कि यार ज्यादातर लोग स्टॉक वर्ड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि भाई थैंक्स टू ये ब्रिटिश सरकार ये इंडिया में आते हैं, राज करते हैं, लूट कर चले जाते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस पीछे ही छोड़कर चले जाते हैं। और यही वजह है भाई कि अब इंडिया में ज्यादातर लोग ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, बस बीच में कहीं पर फंस कर रह गए हैं और इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि ज्यादातर लोग क्योंकि कम्युनिटी के इतना ज्यादा यूज्ड नहीं हुआ करते थे, वो इन कम्युनिटी को स्टॉक ही कहते थे, खासकर तब जब उन्हें अपने ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना हो। तो इसीलिए ज्यादातर लोग इस कम्युनिटी एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज कहकर बुलाने लगे थे। अब यार बेशक कुछ लोग इस बिल्डिंग को स्टॉक एक्सचेंज कह रहे थे और इस बिल्डिंग को मदर ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज कहा भी जाता है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक एक्सचेंज को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो एम्स्टरडेम में बनने वाले स्टॉक एक्सचेंज को 16th सेंचुरी में बनने के बाद मिला था। अब उसके पीछे की मेन वजह यह है कि जो बेल्जियम में ये स्टॉक एक्सचेंज बनकर तैयार हुआ था, ये जाना जाता था अपनी कम्युनिटी के लिए कि भाई यहां पर तो लोग अपनी कम्युनिटी को एक्सचेंज करने के लिए आते हैं। लेकिन आज के टाइम में जब भी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में तो कंपनीज आती हैं और फिर उन कंपनीज के ऊपर लोग अपना पैसा लगाते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में तो बेसिकली कॉर्पोरेट स्टॉक को ट्रेड किया जाता है। अब क्योंकि कुछ ऐसी चीज बेल्जियम के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती थी, तो इसीलिए इस स्टॉक एक्सचेंज को वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो एम्स्टरडेम के स्टॉक एक्सचेंज को मिलता है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन या फिर कहीं हिस्ट्री पर भी चेक करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो एम्स्टरडेम का स्टॉक एक्सचेंज है उसे कहा जाता है दुनिया का सबसे पहला मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यही वो पहला स्टॉक एक्सचेंज था जहां पर पहली बार कोई कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो रही थी और पब्लिकली लिस्ट होने के बाद वो आम जनता से कैपिटल को यानी पैसे को रेज कर रही थी। और पहली बार इसी स्टॉक एक्सचेंज की मदद से कुछ ऐसा हो रहा था कि जो आम जनता है वो किसी कंपनी की ओनरशिप को इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स के फॉर्म में वो खरीद पा रही थी। यानी कि पहली बार आम जनता किसी कंपनी की शेयर होल्डर या फिर पार्टनर वगैरह बन रही थी। अब इस एम्स्टरडेम के स्टॉक एक्सचेंज को किस तरह से बनाया गया था, इस एम्स्टरडेम के स्टॉक एक्सचेंज पर वो सबसे पहले लिस्ट होने वाली कंपनी कौन सी थी और सबसे पहला ट्रेड इस एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हुआ था वो किस तरह से किया गया था, क्योंकि यार पुराने टाइम में करेंसी तो हुआ नहीं करती थी, तो फिर ट्रेड किस तरह से किया गया था, इन सारी चीजों को मैं अगली वीडियो में डिस्कस जरूर करने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।